मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरी बैकग्राउंड जो है ना गीता से कनेक्टेड थी। दीनानाथ दिनेश जी जिन्होंने कविता को, ये गीता को काव्य रूप में लिखा था। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इस दुनिया तो बहुत फास्ट पेस्ड। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है लीना भार्गवा जी। और लीना भार्गवा जी एक कवयित्री और लेखिका है जिनकी नई पुस्तक भाव अभिव्यक्ति हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसमें प्रकृति, संस्कृति और जीवन पर गहरी भावनाओं को व्यक्त करती कविताएं और लेख है। और इन्होंने हिंदी दिवस, कविता दिवस और ढाक दिवस जैसे विषयों पर रेडियो वार्ता दी है। और भगवद गीता के प्रतीकात्मक रूप और उसके अध्यायों की सरल भाषा में व्याख्या भी लिखी है। और इनका उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी धर्म, संस्कार और भाषा से जुड़ी रहे। तो लीना जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आज आप? हाउ आर यू डूइंग टुडे? नमस्ते। नमस्कार आपको भी। हम ठीक है। राइट। और आगे बढ़ते हैं। तो लीना जी बताइए, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने या क्यों देखे और अपनी कीमती समय क्यों दे? आप भी ये बता सकते हैं। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया टीजीवी पे और भाव अभिव्यक्ति से प्रेरित होकर के। तो मेरी भाव अभिव्यक्ति जो पुस्तक है उसमें इतना सब कुछ है कि श्रोतागण को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, उससे लाभ उठाएंगे। उसमें मेरा इतने वर्षों का अनुभव, मेरे जीवन के उतार चढ़ाव सब उसमें केंद्रित है। और मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्रेम मेरा परिवार, इन सब से कुछ ना कुछ श्रोतागणों को लाभान्वित होंगे। मेरी हिंदी भाषा के प्रति इतना प्रेम और उसकी शुद्ध हिंदी में जो मैंने कविताएं लिखी हैं वो सब सुनने और पढ़ने लायक है। इससे जुड़ करके श्रोतागण लाभान्वित जरूर होंगे। राइट। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, भाव अभिव्यक्ति, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति की शक्ति। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। मगर हम एपिसोड के अंदर जाने से पहले हमारी मेहमान लीना जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो लीना जी, मैं पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाला हूँ। मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। मेरा तरफ से पहला शब्द भविष्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सब निरोगी हो और सब सुखी हो। इतना विश्व में इतना युद्ध वगैरह चल रहे हैं तो उसमें ये सब खत्म हो और सब लोग सुखी हो और निरोगी हो, यही मेरी सपना है। मेरा सपना ये है कि शीघ्र ही मेरी नई भाव अभिव्यक्ति, नई पुस्तक प्रकाशित हो। और आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासा। हर उन्नति के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जिज्ञासा के बिना उन्नति नहीं हो सकती है। धन बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जिंदगी ऐसे बनाओ कि दूसरों के लिए कुछ सीख मिले और कुछ आदर्श स्थापित हो उनके लिए भी। एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। एलियंस दूसरे लोग के जीव जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है, बस
क्रिश फिल्म याद आती है ऋतिक रोशन की, जिसमें जादू था। तो बस एलियंस के नाम पे जादू ही याद आता, और तो आपने देखा नहीं कभी। नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो सबको अपने संग लेकर के चल सके, सबका मार्गदर्शक हो, सबको प्रेरणा दे सके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व ही उनको सलाम करता है। सही है। किताब, किताब किताब ज्ञान का खजाना है, क्या? और मेरी किताब श्री हरि गीता दीनानाथ भार्गव जी द्वारा रचित, उसी ने मुझे इस रूप में और आज आप सबसे जोड़ा है। राइट। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से, सक्सेस यानी सफलता। सफलता, हाँ। सक्सेस, सफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ, उसका अभिमान मत करो, अभिमान नहीं करो, प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ते चलो सफल होकर के। वाह, बहुत शानदार रैपिड फायर राउंड था, और एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है। जब तक स्टे ट्यून्ड। और लीना जी, हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, आज का मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन हम शुरू करते हैं। पहला बताइए, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है, आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? सर्वप्रथम मेरी गाइडिंग वॉइस मेरी माँ थी, जिन्होंने मुझे बचपन से ही कविता, धर्म और संस्कारों से जोड़ा। इसे कविता सुन करके, शुरू से साहित्य वगैरह से जुड़ करके मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। तो मेरी माँ मेरी गाइडिंग वॉइस थी। अच्छा, और आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके जिंदगी में, आपके इस सफर में सबसे ऊपर से कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सर्वप्रथम मेरी शिक्षा। मैंने 12th क्लास तक तीनों लैंग्वेज पढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। वाह। ग्रेजुएशन में आकर के मैंने इंग्लिश और संस्कृत पढ़ी। अच्छा। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया। तो मैं सभी साहित्यों से जुड़ी रही बचपन से ही, शुरू से ही। तो मेरी शिक्षा ही मुझे इस फील्ड से जोड़ती चली गई। दूसरे मेरे संस्कार, जैसे मैंने बताया, माता पिता दोनों ने मुझे धर्म से जोड़ के रखा, और बाद में मेरा परिवार, मेरे पति, जिनके कारण ही आज ये भाव अभिव्यक्ति आप लोगों के बीच में आई है। राइट। और बताइए, आपके जिंदगी में मुश्किल सी कौन सी सीख मिली है आपको? देखिए, मुश्किल समय तो आते जाते रहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसमें जो मैंने कहा ना, मेरा गीता पे बहुत विश्वास है। जो गीता ने मुझे कर्मयोगी बनाया और मुझे समतावादी बनाया, कि आप हमेशा अपने कर्म कीजिए और साम्य बनाए रखिए और अपना समन्वय बना के रखिए, तो कभी आप हार नहीं सकते। कभी एक कविता है, कहिए तो मैं 2 लाइनें बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए, बोलिए। कभी निराश न होकर बैठो, कभी न दुख से घबराना, कर्तव्यों के करने में तुम कभी नहीं आलस लाना। मेरा यह आदर्श वाक्य है और मैं इससे बहुत प्रेरित होती रहती हूँ, और मैं कभी निराश नहीं होती, मुश्किल समय से घबराती नहीं हूँ। जीवन में सुख दुख सब आते जाते रहते हैं। राइट। और आपकी पुस्तक ये भाव अभिव्यक्ति लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, और क्या कोई ऐसा पल था, कोई ऐसा पल था जब आपको लगा कि भावनाओं को शब्द देना जरूरी है? मैं बचपन से ही कविता से जुड़ी रही। मैं अपने पेरेंट्स की अकेली लड़की थी, अकेली बेटी थी, तो मैंने अपने एकांत को पुस्तकों और कलम से जोड़ लिया। और मैं बाल अवस्था से ही कविता और लेख, नाटक, आत्मकथाएं तक लिख लेती थी, बैठ करके किसी भी चीज पे,
किसी फूल पे, किसी भी बैकग्राउंड पे। और धीरे धीरे ये शौक, लेकिन ये सब जो है मेरा पेपर्स में ही रहा। अच्छा। इसको कभी बृहद रूप या पुस्तक का रूप नहीं दिया। फिर धीरे धीरे जब मैं नोएडा आई तो मैत्री मंच से मैं जुड़ी। उसमें हम लोगों को एक एक विषय दिया जाता है कि आप इस विषय पे बोलिए। मुझे लगा कि अगर इस विषय पे मैं कविता में लिखूंगी तो मैं ज्यादा समझा सकूंगी, ज्यादा बोल सकूंगी। तो मैंने विभिन्न विषयों पे, फिर बाह्य विषयों पर भी, पारिवारिक से मैं अन्य विषयों पे भी आ गई। अन्य विषयों पे भी मैं लिख सकती हूँ कविता। और इस तरह से मेरे कविता का विकास होता गया। कभी हिंदी दिवस, कभी पोस्ट ऑफिस दिवस पे, इस सब पे लिखते लिखते और मैं बहुत सारी कविताएं लिखने लग गई। सब ड्रॉअर में इकट्ठी होती चली गई। अच्छा। तो मेरे पतिदेव राकेश भार्गव जी ने कहा कि ये कब तक ही पेपर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, कहीं इनको हम पुस्तक का एक रूप दे दे तो कितना अच्छा हो। ये प्रयास 1 साल से चल रहा था और ये अब जाके सफल हुआ। अच्छा। और सितंबर में हमारी ये भाव अभिव्यक्ति आप लोगों के सबके सामने है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इस दुनिया तो बहुत फास्ट पेस्ड चल रहा है आजकल, बहुत ही तेजी चल रहा है जिंदगी। और इस जिंदगी में कविता को आप आत्मचिंतन और उपचार के रूप में कैसे देखते हैं आप? आज सब लोग बहुत व्यस्त हैं। आपने कहा ना, फास्ट चल रहे हैं सब लोग। किसी को किसी की पीड़ा सुनने का, किसी का दुख सुनने का, किसी की खुशी शेयर करने का किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसे समय में अगर आप अपनी कविता या अपने लेखों में जुड़ जाएंगे तो आप सब चीज भूल जाएंगे। अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि हर कविता एक दर्द से होकर गुजरती है। जब आप किसी दर्द में पूरी तरह से घुस जाएंगे तो कविता अपने आप निकल के आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अपना हीलिंग कविता से बढ़ के या पेंटिंग से बढ़ के कोई चीज होती नहीं है। जो चित्रकार होते हैं अपने सुख दुख को पेंट में उतारते हैं, चित्रों में उतारते हैं, और कवि जो है अपनी रचनाओं में उतारते हैं, और इससे उनको बहुत संतुष्टि मिलती है और सारा दुख अलग हो जाता है। राइट। और आगे बढ़ते हैं। आपने भगवद गीता को प्रतीकात्मक रूप पर लिखा है, सिंपल हिंदी में लिखा है, और इस यात्रा ने आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया? मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरी बैकग्राउंड जो है ना गीता से कनेक्टेड थी। दीनानाथ दिनेश जी जिन्होंने कविता को, ये गीता को काव्य रूप में लिखा था, तो हमारे परिवार में उसी गीता का काव्य रूप में, जैसे रामायण पढ़ते हैं उसी तरह से गीता का को म्यूजिक के संग गाया बजाया जाता था। और वो 3 घंटे में उसका पूरा, मतलब हर वीकली 10 दिन 15, तो बचपन से ही सुनते सुनते मैं उसमें ढलती चली गई और मेरा ईश्वर पे बहुत विश्वास होता चला गया। और मैं मतलब धीरे धीरे अब बाद में मैंने बहुत सारी पुस्तकें इस पे पढ़ी। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता पढ़ी जिसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। मैंने परमहंस योगानंद जी की पढ़ी जिसमें उन्होंने योग से जोड़ा, पूरी गीता को योग से जोड़ दिया, योग विद्या से। और मैंने स्वामी प्रभुपाद की भी बुक पढ़ी, और इस तरह से मेरा मतलब गीता से और जुड़ाव होता चला गया, रामायण से भी, धर्म से भी। मैं इसमें फिर उतरती चली गई। और आज के दुनिया में बच्चों तो बहुत स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहा है। इस स्क्रीन वाली पीढ़ी को किताबों से प्यार कैसे करवाया जा सकता है, क्योंकि उन लोग बहुत समय स्क्रीन पे बिता रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये बात आजकल बहुत सही हो गई कि बच्चे बुक्स तो बस टेक्स्ट बुक ही पढ़ ले तो वही बहुत है। उसको भी चाहते हैं कि अगर हम लैपटॉप पे पढ़ लें, लैपटॉप पे सीख ले
तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें ही उनको फिर से पुस्तकों से जोड़ना पड़ेगा, उनको पुस्तक पढ़ना बचपन से ही शौक डालना होगा। और इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी, माता पिता जो है वो उनको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक दिन में कुछ टाइम निकालना चाहिए कि इस समय सब लोग पुस्तक पढ़ेंगे। सब कोई बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से चित्रों वाली पुस्तक, या जैसे हम लोग बचपन में पराग, चंदा मामा, इस तरह की बुक्स पढ़ते थे, जिससे हम लोगों को बहुत ज्ञान अर्जित होता था और बहुत एक कनेक्शन बना रहता था कि हाँ अब नेक्स्ट अंक आएगा तो हमें ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है। तो उसी तरह से दोबारा से बच्चों के लिए अच्छी अच्छी पुस्तक लाओ और पुस्तकों की भाषा पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, अच्छी भाषा हो। आजकल ये जो लोग सीरियल्स वगैरह आते हैं बच्चों के भी, उनकी भाषा नहीं अच्छी होती है, तो बच्चों की भाषा का कैसे विकास होगा, अच्छी बातें वो कैसे सीखेंगे। तो पुस्तकों से फिर से हमें ही उनको जोड़ना है, हमें ही प्रयास करने होंगे। तो लीना जी, प्रकृति आपकी रचनाओं का एक प्रिय विषय है। प्रकृति से आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। सुबह मैं अर्ली राइजर शुरू से रही और सूर्य दर्शन ही करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सूर्य का लाल उदित रूप देखती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है। फिर फूल, पत्ते, वृक्ष, नदी, कई बार जब सूर्य उदय होता है तो उस समय जो आसमान का रंग होते हैं वो भी मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और इतनी मैं उन सबको देख के प्रसन्न हो जाती हूँ कि आपको मेरी कविताओं में भी बहुत जगह इसी पे कविताएं मिलेंगी। मैं नमन धन्यवाद मेरी प्रथम कविता है, उसमें भी मैंने ईश्वर को जो धन्यवाद दिया वो इन सब कि कितनी सुंदर प्रकृति आपने बनाई है और मुझे देखने का अवसर मिला इन सबको। और मेरी सूर्य यशोगान, सूर्य की मैंने प्रशंसा की, जामनी अंबर, बताए ना बदलते रंग, जो आसमान के बदलते रंग है सूर्योदय पे, वो भी मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। मधुमास, नारी रूपी कली, ये बहुत सारी कविताएं मेरी प्रकृति से ही प्रेरित है। और प्रकृति में मुझे ईश्वर दिखता है और हर चीज में मुझे ईश्वर जैसे हमें कुछ प्रेरणा दे रहा है ये सब करने के लिए कि तुम करो, देखो और आनंद उठाओ इसका। अच्छा। और आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल, प्रेम, वियोग और आस्था जैसी भावनाएं आपकी लेखन यात्रा में क्या भूमिका निभाती? प्रेम तो आपको लेखन में मेरे पारिवारिक कविताएं हैं मेरी बहुत सारी, तो मेरे परिवार के प्रति मेरा प्रेम वो आपको नजर आएगा। प्रकृति के लिए मेरा प्रेम वो नजर आएगा। फिर भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, वो बहुत सारी कविताओं में आपको नजर आएगा, जो ईश्वर को समर्पित कविताएं लिखी है। और जब विश्वास होता है, प्रेम होता है, तो लॉस की या हानि की चिंता नहीं होती। फिर लगता है कि इन सब पे समन्वय बिठा करके आगे निकल लेते हैं, उनसे घबराते नहीं है। फिर कि सब मिल जाएगा हमें, अगर कुछ लॉस हुआ है वो भी मिल जाएगा हमें, तो उस सब से भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। कोई ये कविताओं में आपको सब में और मेरे लेखों में भी आपको ये सब नजर आएगा। अच्छा। और आपके अनुसार भारतीय संस्कृति का वह कौन सा सार है जिसे हम हर हाल में समझो कर रखना चाहिए? हमारी संस्कृति 4500 वर्ष पुरानी है लगभग। ये तो रिकॉर्ड्स में और कितनी पुरानी है पता नहीं। बहुत सारे इसके रूप है और हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञान से भरे हुए थे, वेदों में, पुराणों में इतना कुछ लिखा है कि बहुत सारा ज्ञान जो अब हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, साइंस से मिल रहा है, वो सब पुरानी पुस्तकों में है। लेकिन वो पुरानी पुस्तकें हम लोगों को उपलब्ध नहीं है पढ़ने के लिए। तो उन सब चीजों को, वेदों को, पुराणों को और भी
जो ये मेडिकल साइंस में धन्वंतरी जी की जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो सब ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे सब हमें मिलनी चाहिए कि हम सब उनको संजो के रख सके और पढ़ सके, हमारी आगे वाली पीढ़ी को जा सके। तो पुस्तकों से बड़ा तो ज्ञान का खजाना कुछ हो नहीं सकता, और उसको संजो कर रखना बहुत जरूरी है। और तो बहुत सारी चीजें हमारे भारतवर्ष की उसमें कि जैसे घर परिवार ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सोचती पुस्तकों को संजो कर रखना सबसे जरूरी है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि क्या आप भावुक होने पर लिखती है या लिखने से भावनाएं जागती है? आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। और ऐसा है, जब आप ओवर इमोशनल या ओवर भावुक होते हैं तो आप उस समय कुछ लिख नहीं सकते। जब आप अपनी स्मृति में उन पलों को फिर से याद करते हैं, कोई भयानक स्थिति हो, कोई खुशी की स्थिति हो, या कोई दुख हो, किसी को खोया हो, तो आप जब दोबारा से उन पलों को याद करते हैं, तब आप अपनी उस स्थिति को वो स्मृति करके फिर आप लिख सकते हैं। ओवर भावुक होकर के नहीं होता। और जब आप लिखने बैठेंगे तो वो सारे दृश्य, वो सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आप उसको कहते हैं ना, फिर से रिवाइंड करके और याद करके और फिर लिखना शुरू करती हूँ। राइट। और आगे बढ़ते हैं। अब तक तो बहुत अच्छा और खूबसूरत शानदार बातचीत हुआ है, और एपिसोड में थोड़ा मसाला जोड़कर और थोड़ा स्पाइस अप करने का समय आ चुका है। अगर आप तैयार है तो दूसरा रैपिड फायर राउंड को लेंगे। ठीक है, मेरे तरफ से पहला बुलेट आ रहा है रैपिड फायर राउंड में। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगी, क्या लिखना चाहोगे? आपने तो मेरी पुरानी स्मृति ले आए, याद करा दी। 2013 में हम लोग यूएस न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ हमने बिलबोर्ड देखा था और उसमें अपनी पिक्चर देख रहे थे। हम लोग बड़ी खुश हो रहे थे। लेकिन अब मैं उस पे अपनी भाव अभिव्यक्ति की पिक्चर देखना चाहूंगी और उसका एडवर्टाइजमेंट सबको दिखाना चाहूंगी। वाओ, टाइम स्क्वायर गए होंगे आप न्यूयॉर्क पे टाइम स्क्वायर, राइट? अब तो दुबई में भी बहुत बड़ा सुना है, सबसे बड़ा तो वहीं लग गया है बिलबोर्ड वहाँ पर। तो मैं तो अपनी भाव अभिव्यक्ति और दूसरी किताबों को और लिखूंगी, उस पे वहाँ एडवर्टाइज करना चाहूंगी। अच्छी बात। यदि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन होगा और क्यों? मैं एक के संग नहीं, दो के संग करना चाहूंगी। एक तो गुलजार साहब के संग, गुलजार साहब के संग बैठ के उनकी कविता, उनकी गजलें सुनना चाहूंगी। और एक श्रेया घोषाल जी के संग अपनी कविताओं के उनके मुख से सुनना चाहूंगी, उनकी मधुर वाणी में सुनना चाहूंगी। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उनको बहुत छोटी सी थी, तब से हम सुनते आ रहे हैं। उनका संगीत मुझे बहुत प्रिय है, उनकी आवाज। तो मैं अपनी कविताओं को अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके स्वर में सुनना चाहूंगी। अच्छी बात। मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपको। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रख दो, पुस्तकें पढ़ो और आपस में बात करो, एक दूसरे के पास आओ, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर हो जाओ। राइट। और दूसरा सवाल, यदि आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे आप? मुझे अगर मौका मिला तो मैं जया भादुरी की गुड्डी फिल्म की गुड्डी का रोल ही करना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद थी उस आयु में, और आज भी बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म। गुड वन। और आपको किसी के साथ आपका जीवन एक दिन के लिए अगर बदलना पड़े तो आप
किसे मैं चुनेंगे किसी को और नहीं क्यों? चुनूंगी। मेरा जीवन जैसा है मुझे बहुत प्रिय है। मैं आज अपनी हर स्थिति से समन्वय कर लेती हूँ। मुझे सब अपने जीवन का सब पता है। आज अगर किसी की तरफ आकर्षित होकर मैं उसका जैसा बनना चाहूँ, लेकिन ऊपरी चीज हमें दिखेगी उसके अंदर क्या है, फिर मुझे नए सिरे से समन्वय बिठाना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ मैं जैसी हूँ और मेरी जिंदगी यही परिवार यही सब मिले और कुछ नहीं चाहिए। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? ऐसी कोई टूल बने जो सब जगह शांति स्थापित कर दे, जो मेरा पहले भी था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सबको निरोगी कर दे और सबको सुखी रखे। मेरी ऐसा कोई टूल आना चाहिए सब जगह शांति स्थापित कर सके जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद हम फिर से मेन स्ट्रीम जाएंगे। आखिरी सवाल है कि अभी जो उभरते हुए युवा है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप अब जैन जी आ रहे हैं, उनसे यही है कि थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। कुछ इतने व्यस्त जीवन में सब देखो, प्रकृति को का एंजॉय करो, किताबें पढ़ो, अपनी उन्नति करो, हर तरह से अपनी उन्नति करो। टेक्नोलॉजी में भी करो, अपने व्यवहारिक ज्ञान में भी करो और आगे बढ़ो, लेकिन अपने लिए समय निकालो, सबका आनंद ले सको। नहीं तो ये जो पल है शायद ये कभी लौट करके नहीं आएंगे। आप इसी भूल भुलैया में धन कमाने की इच्छा में घूमते रह जाओगे और जो आनंद लेने वाली बात है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। एक्सीलेंट, अमेजिंग। तो लीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप अच्छे विषय आप शेयर किए हमारे ऑडियंस के साथ। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके। ये मेरी पुस्तक है, ये भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी, मेरी भाव्य अभिव्यक्ति। और ये तो अच्छा, मेरी आज इसी के कारण मैं आपसे जुड़ी हूँ, या आपने मुझे इसी के कारण जोड़ा है। तो मेरी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये बुक का लिंक और लीना भार्गव जी का डिटेल्स भी मैं शो नोट्स में रखता हूँ, आप देख लीजिए। अगर एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे एपिसोड डिस्क्रिप्शन में रहेगा, नहीं तो आप स्पॉटिफाई या ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुने तो वहाँ शो नोट्स पे मिलता है। तो लीना जी, थैंक यू वंस अगेन। आप हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट। आपका शायद आपका बुक बेस्ट सेलर होगा and keep doing all the great work. Thank you once again. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड लीना भार्गवा जी के साथ। अगर हम एपिसोड के ट्रिविया सेक्शन के बारे में जानने के पहले आप सबको एक विनती है कि अगर आपको ये एपिसोड, ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद। अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान की झलक। भाषा और साहित्य की अनोखी बातें के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, अंग्रेजी और मैंड्रिन के बाद। मीन्स आफ्टर इंग्लिश एंड चाइनीज, हिंदी इज द 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। मतलब हमारी मातृभाषा वाकई में ग्लोबल है, राइट। और दूसरा फैक्ट है कि सुनने में भी दिलचस्प है। जब हम कविता पढ़ते हैं और हमारे दिमाग के दोनों हिस्से, मतलब राइट और लेफ्ट ब्रेन, एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यही वजह से कविता हमारे भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है, विच मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। और तीसरा फैक्ट है कि एक और कमाल की बात है, हर साल भारत में लगभग 22,000 से ज्यादा किताबों हिंदी में प्रकाशित होती है। यानी हिंदी साहित्य का खजाना लगातार
बढ़ रहा है। और फोर्थ फैक्ट है कि आपको जानकर अच्छा लगेगा ये फैक्ट, भगवत गीता अब तक 75 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी है। और इसका मतलब है कि इसकी बातें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए संदेश है। और आखिरी फैक्ट है कि, और ये तो आपके सोच में सोचने वाली बात है, वैज्ञानिक कहते हैं कि रोज कुछ पन्ने पढ़ना और दिमाग को शांत करते हैं, ध्यान बढ़ाता है और तनाव कम करता है, मीन्स इट रिलीजेस द स्ट्रेस आल्सो। तो अगली बार जब आप मोबाइल उठाए तो सोचिए स्क्रीन नहीं किताब पढ़ते हैं। और लीना जी भी वही बात हमें बताई है, हर फैमिली कुछ ना कुछ टाइम हर रोज में किताबों पे ऊपर स्पेंड करना है। तो यही है आज का ट्रिविया। और आपको भी किताबों के बारे में या साहित्य के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर यूट्यूब में ये एपिसोड आप देख रहे तो। नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस के, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो जरूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।